बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड रिड्यूस्ड सिलेबस, 9th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या करने जा रहे हैं? प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। इसका स्टार्ट हम एग्जाम्पल से लेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। अब ये बता दूं कि इसका पार्ट 1 बन चुका है प्रॉब्लम्स का, ये पार्ट 2 है। ठीक है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने एग्जाम्पल्स की हैं। कौन सी? फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की जो एग्जाम्पल्स बुक में दी हुई हैं दो, वो मैंने समझाई हैं। ये इतना मुश्किल है, आपको एग्जाम्पल्स भी समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो वो पार्ट 1 पहले आप देख लीजिए। ये पार्ट 2 है, इसमें भी एग्जाम्पल्स करेंगे फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। उसके बाद हम चैप्टर के आखिर में जो एक्सरसाइज है उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो हम करेंगे। ये बहुत मुश्किल है, मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को। ठीक है, आसान नहीं है। तो इधर उधर को काम वाम कर रहे हैं अपने, तो उसको रोक दीजिए और यहाँ तवज्जो रखिए। ये चैप्टर पूरा का पूरा ही बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कमेंट्स में चेक कर रहा हूँ, वो सैफ सयाल भाई हैं, तो उनकी ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट ये है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर को लेकर ये पूरा का पूरा चैप्टर, सर इसका चैप्टर नंबर 8 का लिंक दे दें। भाई चैप्टर नंबर 8 का लिंक नहीं है। ठीक है, एक दो तीन प्लेलिस्ट हैं केमिस्ट्री की वीडियोस की, उनमें आप चेक कीजिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हो चुका, 2 हो चुका, 3 हो चुका, 4 हो चुका, 5 हो चुका। ठीक है, इसके अलावा मोलैलिटी इसका कॉन्सेप्ट, इसकी प्रॉब्लम्स बुक की हो चुकी। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 के इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइट, ये हम टॉपिक कर चुके हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये 2 दफ़ा मैंने वीडियो बनाई है। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एक दफ़ा बनाई है अपनी बेटी को गोद में लेके, वो एक रिक्वेस्ट आई थी तो जल्दी जल्दी में वो बना दी। चाहे वो आप देख लें, वो टू द पॉइंट है बस। डिटेल्ड वीडियो जो है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की, उसमें मैंने पार्ट 2 लिखा है। ठीक हो गया? तो सैफ भाई, ये इसके लिंक्स आपको जितने भी हैं सब दे दूंगा मैं। ठीक है, आप मुझसे रब्ता कर लें, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट में मैंने लिख दिया है आपको, तो आप मुझसे वहाँ लिंक्स ले लीजिएगा। जितने भी लिंक्स हैं इसके मैं सब दे दूंगा आपको, जो भी मैंने बनाई है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो इसमें है क्या क्या, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये फैराडे के लॉज आ गए, उसके बाद आगे 2-3 टॉपिक और हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट, वो भी हो जाएंगे। बहरहाल आगे चलते हैं अभी। तो ये रही आपकी 9th क्लास की बुक खोल लीजिए, रजिस्टर भी खोल लीजिए, मेरे साथ साथ रहिएगा। ठीक हो गया भाई? पेज नंबर, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की वीडियो कल बना के मैं अपलोड भी कर चुका, आज आप लोगों ने देख भी ली होगी। पेज नंबर 126 और 127 पे आ जाइए। 127 पे नीचे एग्जाम्पल 1 लिखी हुई है। ये एग्जाम्पल इतनी आसान नहीं है। इस एग्जाम्पल को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट है वो? इसको हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। ये बेहद ज़रूरी है, यूनिटरी मेथड कहलाता है ये, और ये बेहद ज़रूरी है आपका सीखना। नहीं तो केमिस्ट्री में आगे फर्स्ट ईयर में जाके, इंटर में जाके आप बैठ जाएंगे। ये अगर मेथड आपको नहीं आता तो बहुत ज़्यादा अहम है। ये मेथड आपको इक्वेशंस की मदद से, केमिकल इक्वेशंस की मदद से मसला हल करना सिखाता है। फॉर्मूला नहीं चलेगा, फॉर्मूला नहीं है इसमें कि आपने फॉर्मूला लगाया और जवाब ले आए। नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला बेकार है। इक्वेशंस की मदद से आपको अपने मसले हल करने होंगे। तो यूनिटरी मेथड को समझना ज़रूरी है। एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ मैं। ठीक है, कौन सी? हमारे पास ये पानी बन रहा है। किससे पानी बन रहा है भाई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं इसको, 2, और यहाँ भी इसके साथ 2 आ गया।
ठीक हो गया, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के एटम है तो ये 4 ग्राम हो गया, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम है तो ये 32 ग्राम हो गया, और ये कितना हो गया, ये इसको जमा कर लें, जितना इसका सम होगा वही वहाँ पर जवाब आएगा। तो 32 और 4 कितना होगा, 36, ये हो गया 36 ग्राम वाटर। अब इसको इंटरप्रेट करें ज़रा, मीनिंग दें इसको। आप क्या कर रहे हैं, 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस आप बाज़ार से ला रहे हैं और 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस भी बाज़ार से ला रहे हैं, इनको आपस में रिएक्ट करा रहे हैं, इससे पानी बन रहा है कितना, 36 ग्राम। कितना, 36 ग्राम पानी बन रहा है। ये इक्वेशन बता रही है, ठीक है, ये इक्वेशन बता रही है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ क्या, अब मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पर आपके पास 80 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस आपके पास कितनी है, 80 ग्राम। 80 ग्राम से वाटर कितना बनेगा, ध्यान लगाइएगा ज़रा, मैंने कहा मुश्किल कॉन्सेप्ट्स है। वाटर का मास बताइए, मास ऑफ वाटर, थोड़ा क्लियर करके लिख लूँ, मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना है आपके पास, 80 ग्राम, और मास ऑफ वाटर आपने बताना। ये इक्वेशन तो ये बता रही है कि आपने ऑक्सीजन 32 ग्राम ली है और हाइड्रोजन गैस 4 ग्राम ली है, इससे 36 ग्राम आपने पानी बना लिया। ओके फाइन। अब हर दफ़ा ऐसा थोड़ी ना करेंगे आप, ये तो इक्वेशन बता रही है। प्रैक्टिकली लैब में जब आप पानी बनाने जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बाजार से लाएंगे तो अपनी मर्ज़ी से लेके आएंगे। अब हाइड्रोजन गैस आप कितनी लेके आए, इसको छोड़ दें आप। ऑक्सीजन गैस आप लेके आए हैं 80 ग्राम, कितनी, 80 ग्राम, और हाइड्रोजन गैस भी आप कुछ लेके आए, वो अभी हमारा सर दर्द नहीं है। अब ये 80 ग्राम ऑक्सीजन गैस से हाइड्रोजन गैस आपने रिएक्ट करवाई लैब में अपने, और उससे यकीनन पानी बना। तो ये वो पूछ रहा है आपसे कि कितना पानी बनेगा, उसका मास बता दीजिए। समझ में आ गई बात आपको। अब क्या करेंगे आप बोलेंगे सर ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, नंबर ऑफ मोल वाला। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास। केमिस्ट्री की दुनिया की ABCD का फॉर्मूला है ये। केमिस्ट्री की दुनिया में जो फार्मूलाज हैं उनकी ABCD वाला फार्मूला है ये। पता है आप लोगों को, 9th क्लास में मौजूद है, चैप्टर नंबर 2 में, केमिकल कॉम्बिनेशन में, पेज नंबर 22 पे है ये वाला फार्मूला। आप बोलेंगे सर ये रहा मास इन ग्राम, यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। भाई कहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, मास इन ग्राम फाइंड आउट करना है, मोल भी तो नहीं है आपके पास, तो ये फार्मूला तो नहीं चल पाएगा, ये फार्मूला तो नहीं चल पाएगा। आप वाटर का मास फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आप, ये रहा मास इन ग्राम, ये वाटर का हो गया, और उसके बाद नीचे फार्मूला मॉलिक्यूलर मास वाटर का आ जाएगा कितना, 18 आ जाएगा, वो रख दिया। लेकिन मोल भी तो नहीं है आपके पास, कहाँ से ये फार्मूला यूज़ करेंगे, बात को समझ रहे हैं। तो फार्मूलाज आपको हेल्प नहीं करते केमिस्ट्री में एक हद तक जाके, फिर इक्वेशंस जो हैं ये हेल्प करती हैं। ये मसला आप हल करेंगे इस इक्वेशन की मदद से। कैसे, 3 स्टेप होते हैं इस यूनिटरी मेथड के, जिसके ज़रिए आप इस मसले को हल कर सकते हैं। 3 स्टेप होते हैं। ये इक्वेशन मैं यहाँ लिख दूँ ताकि आसानी हो जाए। क्या है हमारे पास, 2H2 प्लस O2 2H2O, कितना मास है इसका, 4 ग्राम, कितना मास है इसका, 32 ग्राम, कितना मास है इसका, 36 ग्राम बन रहा है। ये हमारे लिए मॉडल का काम करेगी, इक्वेशन मॉडल का काम करेगी। समझ में आ रही है बात, किसका काम करेगी, मॉडल का। मतलब इससे हम हेल्प लेंगे, यहाँ जो मौजूद मासेस हैं इनसे हम हेल्प लेंगे और अपना एक्चुअल मसला हल करेंगे। तो यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब इस इक्वेशन का हवाला देंगे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब इक्वेशन में हम देखते हैं और अपने मसले को ज़रा देखते हैं। हमारा मसला क्या है, उसने हमारे डेटा में उसने क्या दिया है प्रॉब्लम में,
मास दिया है ऑक्सीजन का 80 ग्राम, हाइड्रोजन का मास नहीं दिया, और बोल रहा है पानी का मास बताइए जो बनेगा। देखें हैरत अंगेज बात है, ये कहाँ से बताएंगे भाई? बता सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से, बता सकते हैं इस बैलेंस्ड इक्वेशन की मदद से। कैसे? कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है हाइड्रोजन का, जो उसने दिया है ऑक्सीजन और जो पूछा है H2O, ये हमारे टारगेट है। इक्वेशन के अंदर हाइड्रोजन का कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ऑक्सीजन कितनी यूज़ हो रही है? 32 ग्राम। पानी कितना बन रहा है? 36 ग्राम। तो हम इक्वेशन का हवाला देंगे, हम कहेंगे यहाँ देखिए इस इक्वेशन के अंदर 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 36 ग्राम पानी बना रही है। हम हवाला देंगे यहाँ पर, क्या हम बोलेंगे कि 32 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन, इससे कितने ग्राम पानी बन रहा है? 36 ग्राम H2O बन रहा है, पानी बन रहा है। ये यूनिटरी मेथड का स्टेप नंबर 1 है। 1 ग्राम ऑक्सीजन, ये स्टेप नंबर 2 आ गया। 1 ग्राम ऑक्सीजन भी तो कुछ पानी बनाएगी ना, ज़रा समझिएगा। अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 36 ग्राम पानी बना रही है इस इक्वेशन के मुताबिक, तो 1 ग्राम भी तो कुछ ना कुछ पानी बनाएगी ना। तो वो कैसे पता चलेगा? ये जो यहाँ जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको इसी तरह एरो बना रहा हूँ मैं छोटा सा, उसको इसी तरह यहाँ ले आइए, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको इसी तरह यहाँ ले आइए, डिवाइड का निशान लगाइए, और शुरू में जो नंबर लिखा है उसको नीचे ले आइए, इक्वल का निशान लगा दीजिए। समझ में आ गई बात? यहाँ जो नंबर लिखा है उसको इसी तरह नीचे ले आए, डिवाइड का निशान लगाएं, और शुरू में जो नंबर लिखा है उसको इसके नीचे रख दें। कहाँ? स्टेप नंबर 2 में, जहाँ आप 1 ग्राम ऑक्सीजन को ले रहे हैं। डिवाइड कर दीजिए, 36 ग्राम डिवाइडेड बाय 32, 1.125 ग्राम, 1.125 ग्राम H2O। अब स्टेप नंबर 3 आएगा, और उसमें जो उसने आपको दिया है उसको आप लेंगे। स्टेप नंबर 3 में यहाँ आएगा 80 ग्राम ऑक्सीजन। स्टेप नंबर 3 में जो गिवन है अब वो आएगा, और 80 ग्राम ये जो आपने शुरू में लिखा है इसको दोबारा लिखेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। सेकंड स्टेप पे जो जवाब आया है 1.125, इसको इसके साथ लिखेंगे, 1.125 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक जवाब आएगा, मल्टीप्लाई बाय 80, जवाब आ गया 90 ग्राम H2O। तो आप बता सकते हैं अब क्या, आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कि 80 ग्राम ऑक्सीजन से कितना पानी बनेगा? 80 ग्राम ऑक्सीजन से 90 ग्राम पानी बनेगा। 80 ग्राम ऑक्सीजन से 90 ग्राम पानी बनेगा। ये है ये यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड को और अच्छे से समझना है आपने, क्योंकि जिनकी अच्छी ग्रिप होगी यूनिटरी मेथड पे ना, वही फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो इक्वेशंस का यूज़ हो रहा है उसको बड़े अच्छे से समझेंगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो अगर आपकी यूनिटरी मेथड के ऊपर ग्रिप है तो इस वीडियो को बंद करके केमिकल कॉम्बिनेशन की प्लेलिस्ट निकालें, उसमें देखें मोल, मास, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के नाम से देखें। अगर वो नई वीडियोस मिल रही तो मुझे बताएं, कमेंट में लिंक शेयर कर दूंगा वहीं पे, उनको देखें आप, बेहद ज़रूरी है। उसमें पूरा यूनिटरी मेथड मैंने समझाया, और आपके चैप्टर नंबर 2 की आखिर की जो प्रॉब्लम्स हैं, लास्ट की बिल्कुल वो 34, 35, 36 मेरे ख्याल में आखिर में जो आ रही हैं, 4 प्रॉब्लम्स है बहुत बड़ी बड़ी, बिल्कुल लास्ट की चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज में जाएँ तो 35-36 सवाल है ना, आखिर के जो सवाल हैं वो यूनिटरी मेथड के बगैर वो नहीं हो सकते। उसमें इक्वेशंस हैं, और इक्वेशंस का यूज़ और यूनिटरी मेथड का यूज़, ये सब मैंने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के नाम से वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है, सारी तफसीलात मैंने बता दी, तो मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। आई हैव डन माई जॉब। तो ये यहाँ भी मैंने दोबारा यूनिटरी मेथड आपको बता दिया, किस तरह इक्वेशन की मदद से आप अपना मसला हल कर रहे हैं। ठीक हो गया, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब 3 स्टेप भी मैंने इसके एक्सप्लेन कर दिए।
अब ये फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की एग्जाम्पल उसको देख लेते हैं, उसमें क्या बात हो रही है। कुछ बच्चे हो सकता है बोल रहे हूँ यार ये तो अभी एग्जाम्पल करा रहे हैं सर, एग्जाम्पल तो हुई भी है, इसका क्या करना। भाई एग्जाम्पल भी आपके पेपर में आ जाती हैं, आपको पता ही नहीं है ये बात। मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल सॉल्व करा रहा हूँ, कोई तो लॉजिक है इसके पीछे। और एग्जाम्पल आप देखें, आप पढ़ेंगे आपके सर पे से गुजर जाएगी। क्या कह रहा है, व्हेन एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का कि आपने एक सोल्यूशन बनाया है, ठीक है, ये रहा बीकर, इसमें आपने लिया पानी और इसमें कॉपर सल्फेट आपने डाल दिया। ठीक है, पानी में डालने के बाद आपने हल किया इस कॉपर सल्फेट को, और उसके बाद ये क्या हुआ, जैसे जैसे ये हल होता रहा 2+ और कॉपर के आयंस और सल्फेट के आयंस इस पानी में बन गए। आपने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, बैटरी ली, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है एक और दूसरा जो है उसका नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर बांधी और उस वायर को एक इलेक्ट्रोड से बांध दिया और दूसरे टर्मिनल से दूसरी वायर बांधी और दूसरी वायर को ले जाके दूसरे इलेक्ट्रोड से आपने बांध दिया। नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के जो इलेक्ट्रोड है वो कहलाया कैथोड, नेगेटिव, और पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट है वो कहलाया एनोड। जैसे ही ये आपने काम किया इन आयंस की मूवमेंट शुरू हो गई। ये कॉपर आयंस क्योंकि पॉजिटिव है ये कैथोड की तरफ जाएंगे, ये कॉपर आयंस 2+, और ये सल्फेट आयंस जो है वो नेगेटिव है तो ये किसके पास जाएंगे, ये एनोड के पास जाएंगे, ये सल्फेट आयन। तो ये जब ये कॉपर के आयंस यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, कॉपर मेटल बनेगा। कॉपर मेटल बनेगा किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। अब तो ज़रा दोबारा सुन लीजिए, व्हेन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस सोल्यूशन कौन सा होता है, एक्वस मीन एक्वा से निकला, एक्वा मीन्स वाटर, जिसमें पानी वाला सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का, इसको आपने इलेक्ट्रोलाइज्ड किया, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस किया, कर दिया हमने। ये रहा कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। कॉपर मेटल जो है वो कहाँ जाके डिपॉजिट होगा, इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा या जमा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो हो गई उसकी तफसीलात। फिर उसने इक्वेशन भी दी है एक, ये रही इक्वेशन, कॉपर 2+, आगे उसने ब्रैकेट में लिखा है AQ, मतलब एक्वस यानी कि पानी में ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ आएगा ना, ये कॉपर के आयंस जो हैं 2+ जिस पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इस आयन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए यहाँ आएगा इस कैथोड के पास जहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये कॉपर का आयन जो है Cu2+, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये यहाँ आके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा उससे, और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये कॉपर का आयन, ये कॉपर का एटम बन जाएगा, यानी कि कॉपर का मेटल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ये कॉपर आयन जो है इसके साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ठीक है, ये काम कहाँ हो रहा है, ये काम हो रहा है कैथोड पे, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है भाई, तो अब क्या होगा, उससे बनेगा क्या, Cu, आगे देखें S लिखा हुआ है, S मतलब सॉलिड, कॉपर सॉलिड शक्ल में, यहाँ पर पाउडर की शक्ल में, पाउडर भी सॉलिड ही होता है तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर। आगे उसने लिखा है एट कैथोड, तो वो मैंने लिख दिया, ये हो गई इक्वेशन। ठीक है भाई, देख लीजिएगा बुक में भी मौजूद है, ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब चाहता क्या है हमसे, आगे बता रहा है, बोल रहा है इफ़ अ कांस्टेंट करंट वाज पास्ड फॉर 5 आवर्स। अगर यहाँ पर आप करंट जो है वो मुस्तकिल पास कर रहे हैं, कितने घंटे तक, 5 आवर तक। ये देखें डेटा बन रहा है इसका, ये सब डेटा है। टाइम कितना बताया उसने, 5 आवर्स। ठीक हो गया, और एंड 404 मिलीग्राम ऑफ कॉपर वॉज डिपॉजिटेड। अब 5 घंटे जब आप इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से छोड़ रहे हैं तो यकीनन कॉपर मेटल जो यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है उसका कोई वज़न भी तो होगा ना भाई।
तो उसने बताया कि 5 घंटे तक इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करने पे कॉपर मेटल आपको कितना मिला, मास ऑफ कॉपर आपको कितना मिला, 404 मिलीग्राम, इतना मिला। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द करंट पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये जो करंट आपने यहाँ से यहाँ छोड़ा है इसकी मिकदार वो जानना चाह रहा है। क्या करंट बताइए, करंट को किस में हम लेते हैं पता है ना आपको, एम्पेयर में। करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर। इतना तेज़ जो मैं चल रहा हूँ वो ये यकीन करके कि आप पिछली वीडियोस देख के ये वीडियो देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, ये याद रहे। अगर बिल्कुल अचानक ही आप आ गए हैं ये समझ के हाँ सब कुछ सही चल रहा है, तो नहीं, सब कुछ सही नहीं चल रहा भाई। पिछली वीडियोस देख लीजिए ज़रा, इलेक्ट्रोलाइसिस को समझ लीजिए, इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है ये। करंट एम्पेयर में जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताइए आप। करंट पूछ रहा है आपसे, ठीक हो गया। अब करंट जो ये पूछ रहा है, करंट कहाँ से बताएं हम, कहाँ कहाँ मौजूद है ये करंट। एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये है, W इज इक्वल टू ZAT, W इज इक्वल टू ZAT, इसमें ये रहा एम्पेयर। हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे ना भाई। उसने बोला करंट बताइए एम्पेयर में, तो करंट कहाँ है, किस फॉर्मूले में है, ये रहा W इज इक्वल टू ZAT। ये Z क्या है, मास है उस चीज़ का जो कि इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट हो रही है या लिबरेट हो रही है, जो भी चीज़, जैसे कि यहाँ कॉपर मेटल हुआ। Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, T जो है वो टाइम है। तो आपके पास मास तो मौजूद है, ये रहा 404 मिलीग्राम। ओके फाइन, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट भी तो देखें ना, सारी की सारी चीज़ें देखें। एक चीज़ पूछ रहा है वो हमसे, इसमें से हमें एक चीज़ जाननी है, एम्पेयर करंट, तो बाकी चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी और मास भी। तो मास तो हमें पता है, W मतलब मास, उसका वजन ये रहा 404 ग्राम आ गया। टाइम भी हमें पता है 5 घंटे। एम्पेयर हमें फाइंड आउट करना है। Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, कहीं उसने आपको Z की वैल्यू दी है, नहीं दी, नहीं दी, तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। फॉर्मूला जब ही चल सकता है जब कोई एक अननोन हो और बाकी नोन हो। किसी एक की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो, बाकी की वैल्यू उसने गिवन दी हो। तो टाइम तो दिया है, मास भी दिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहाँ है भाई, कॉपर का, तो वो है ही नहीं, तो ये फॉर्मूला बेकार हो गया आपके लिए। ठीक है, और कहीं है एम्पेयर, दूसरा एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज आप इसको कह लें, चार्ज, इसका भी एक फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए कौन सा, चार्ज बराबर है एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय टाइम के। ये फुल वर्ड्स लिखे हैं मैंने, चार्ज बराबर है एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय टाइम, फुल वर्ड्स लिखे हैं। चार्ज को किस में लेते हैं हम, कूलम में लेते हैं, तो उसके लिए C, इसका यूनिट कूलम है, कैपिटल C आ गया। एम्पेयर का A है और टाइम का T है। ये लीजिए एक और फॉर्मूला आ गया जिसमें एम्पेयर मौजूद है, जिसमें एम्पेयर मौजूद है। अब क्या करें, इस फॉर्मूले को यूज़ करें, ये फाइंड आउट करना है ना एम्पेयर, उसने बोला है। मैं सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ, ज़रा तसल्ली से बैठें आप, ज़रा तसल्ली से बैठें। आखिर वजह क्या है, क्यों ये सब कुछ है। तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, एम्पेयर फाइंड आउट करना है ना, ये रहा एम्पेयर। टाइम आपके पास है, बिल्कुल है, गिवन है 5 घंटे। चार्ज कहाँ है, मैंने कहा था कि एक फॉर्मूले के अंदर एक चीज़ अननोन होती है जिसको आपने फाइंड आउट करना है, बाकी की वैल्यूज़ वो आपको देगा। तो टाइम की वैल्यू तो है, ए को फाइंड आउट करना है। चार्ज कहाँ है, दिया है कहीं, बताया उसने चार्ज, नहीं, उसने तो ये इक्वेशन दी है, ये टाइम दिया है, ये मास दिया है कॉपर का, करंट पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला भी नहीं चलेगा अभी,
आगे चल के हो सकता है इसका यूज़ हो जाए। बात समझ आ रही है? तो ये दो फॉर्मूले तो कहानी इनकी हो गई ख़त्म। हाँ, अगर आपको इसको इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, C इज इक्वल टू AT, इसमें टाइम आपके पास मौजूद है, एम्पेयर भी है, कूलम चार्ज का यूनिट जो है वो कूलम, वो आपके पास नहीं है। तो अगर किसी न किसी तरह आप ये कूलम फाइंड आउट कर लें, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ध्यान से सुनिएगा बात, अगर किसी न किसी तरह आप ये कूलम ये क्या है? यूनिट है ये किसका? चार्ज का। ये चार्ज का यूनिट है। किसी ना किसी तरह अगर इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो यहाँ पर C की जगह पे वो वैल्यू आ जाएगी, T की जगह पर टाइम की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन को आगे पीछे करेंगे थोड़ा सा, एम्पेयर फाइंड आउट हो जाएंगे, मसला हल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा ही करने जा रहे हैं, ऐसा ही करने जा रहे हैं। हम ये कूलम्स ढूंढेंगे, हमारा टारगेट है ये कूलम्स फाइंड आउट करना, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो ढूंढना। और क्या है, उसने हमें क्या दिया है? उसने हमें ये इक्वेशन दी है। क्या इस इक्वेशन की मदद से हम चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी बताता हूं आपको। ये मिटा दूं सर। तो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, कौन सा? कूलम बराबर है A और T। इसमें ये रहा A हमारा टारगेट, T की वैल्यू हमें पता है, उसने गिवन दी हुई है। ठीक है, कूलम हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट फाइंड चार्ज इन कूलम। क्या करना है? कूलम में जो है वो आपको चार्ज जो है वो कूलम में फाइंड आउट करना है। ये अब कैसे करेंगे? बाय यूजिंग इक्वेशन। जी, इक्वेशन का यूज करेंगे। ये जो इक्वेशन है, कैसे? बाय यूजिंग इक्वेशन। वी नो दैट, ये किसका सिंबल है? इलेक्ट्रॉन का। 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 फैरेडे इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा उसने? वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 फैरेडे इलेक्ट्रिक चार्ज। ये फैरेडे क्या है भाई? F मतलब फैरेडे। ये फैरेडे क्या है? ये भी बिग यूनिट है, बिग यूनिट ऑफ चार्ज। ये एक बड़ा यूनिट है चार्ज का। इसको समझने के लिए आप इसको ले लें। किलोग्राम क्या है? यूनिट है किसका? मास का। ग्राम क्या है? यूनिट है किसका? मास का। मिलीग्राम क्या है? यूनिट है किसका? मास का। लेकिन फर्क है ना, ये बड़ा यूनिट है, इससे छोटा यूनिट ये है, इससे छोटा यूनिट ये है। बिल्कुल इसी तरह फैरेडे जो है वो ये भी यूनिट है किसका? चार्ज का। लेकिन ये क्या है? बड़ा यूनिट है। छोटा यूनिट क्या है? कूलम। जिस तरह 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम से मिलके बनता है, होता है ना। 1 किलोग्राम कितने ग्राम से मिलके बनता है? 1000 ग्राम से। बिल्कुल इसी तरह एक फैरेडे जो है, 1 फैरेडे 96,500 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज से मिलके बनता है। 1 फैरेडे कितने कूलम से मिलके बनता है? 96,500 कूलम से मिलके बनता है। इसको समझना है ना, तो ये देख लें, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम से मिलके बनता है। इसी तरह 1 फैरेडे कितने कूलम से मिलके बनता है? 96,500 कूलम। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स 96,500 कूलम्स। ठीक है भाई, 96,500 कूलम्स।
हमारे पास इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कॉपर के पास 2+ मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स का, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 फैरेडे इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 फैरेडे इलेक्ट्रिक चार्ज। अब अगर कूलम में इसको लेके आऊं तो क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 फैरेडे कितने कूलम के बराबर है, 96,500 के। तो 2 फैरेडे कितने कूलम के बराबर होगा, डबल कर लीजिए, 96,500 96,500 कितना हो गया, या 96,500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बनेगा ये मेरे ख्याल में लगभग 96,500 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,93,000 कूलम। कितना, 1,93,000 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज के बराबर होगा 2 फैरेडे। समझ में आ रही है बात आपको, देख लीजिए। क्विक रिव्यू कर दूं दोबारा से, क्या बोला है उसने बोला है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है भाई, किसका, कॉपर सल्फेट का। उसमें कॉपर मेटल मिलेगा कैथोड पे, उसका मास जो है वो इतना मिलेगा, कितना, 404 मिलीग्राम। कितने करंट पे हमें ये मिला है 404 मिलीग्राम कॉपर का मास, वो करंट की मिकदार बता दीजिए आप, जिसको एम्पेयर कहते हैं। अच्छा, तो हमने एम्पेयर फिर फार्मूलाज में ढूंढा, W = ZAT, पहले ये फार्मूला देखा, इसमें भी A मौजूद है यानी कि एम्पेयर, लेकिन इसमें हमारे पास Z यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू है ही नहीं, तो इसलिए ये फार्मूला हमने पहला वाला कैंसिल कर दिया था। दूसरा फार्मूला हमारे पास ये था कि कूलम किसके बराबर है, एम्पेयर इनटू टाइम के। तो यहाँ पर एम्पेयर मौजूद है, करंट मौजूद है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। टाइम भी मौजूद है लेकिन कूलम मौजूद नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है। तो हमने सोचा कूलम्स फाइंड आउट करते हैं। अब कूलम्स कहाँ से फाइंड आउट करें, वो फाइंड आउट करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, तब जाके एक ही वैल्यू पता चलेगी जो कि उसने बोला है। उसके लिए फिर हमने इस इक्वेशन का सहारा लिया। इसमें हमने जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देखे तो हमें पता याद आ गई ये बात कि एक इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैरेडे, और 1 फैरेडे का मतलब 96,500 कूलम। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब 96,500 का डबल कर लीजिए, उतने कूलम। ये हमने सब यही किया है, वीडियो बैक करके ज़रा तफसील दोबारा से देख लीजिए। तो 2 फैरेडे, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैरेडे मतलब 1,93,000 कूलम। तो कूलम तो आपके पास आ गए। अब आप बोलेंगे सर मसला तो हल हो गया, कूलम ही तो चाहिए थे, आपने इक्वेशन से फाइंड आउट कर लिए। वेट भाई, यूनिटरी मेथड शुरू में ही समझाया है, याद है ना, याद करें, याद नहीं आया, बैक करें वीडियो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, वाटर बना था इक्वेशन में। हाइड्रोजन गैस कितनी थी, 4 ग्राम, ऑक्सीजन गैस कितनी थी, 32 ग्राम। तो वह इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन आपके लिए मॉडल का काम करती है। इक्वेशन के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो मॉडल का काम करती हैं, वो सैंपल हैं, वो नमूना है, उनसे आप हेल्प लेते हैं अपना असली मसला हल करने के लिए। तो यहाँ पर जो कूलम मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैरेडे मतलब 1,93,000 कूलम। ये जो कूलम यहाँ पर आ रहे हैं आपके पास, लिख भी देता हूँ, ये जो कूलम यहाँ से पता चल रहे हैं आपको, ये मॉडल कूलम्स हैं, ये नमूने के तौर पे आपको दिए गए हैं। इनसे, इनको यूज़ करेंगे, इनकी मदद से आप एक्चुअल कूलम फाइंड आउट करेंगे, इन कूलम्स की मदद से। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैरेडे, 2 फैरेडे मतलब 1,93,000 कूलम। इसको यूज़ करेंगे आप, इसको यूज़ करेंगे आप, तब जाके आपको एक्चुअल कूलम्स पता चलेंगे। कैसे यूज़ करेंगे अभी आगे, तसल्ली रखें, आगे बता रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर जो ये कॉपर का आयन और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, उससे जो कॉपर बन रहा है वो कितना बन रहा है? वो बन रहा है, कॉपर का एटॉमिक मास जो है उतना ही बन रहा है। कितना बन रहा है? 63.5 ग्राम। 63.5 ग्राम। तो इक्वेशन की मदद से हम ये कह सकते हैं कि 1,93,000 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कितना कॉपर प्रोड्यूस कर रहा है? 63.5 ग्राम कॉपर प्रोड्यूस कर रहा है। ये हमारी इक्वेशन बता रही है। लेकिन हमारे पास जो है वो कितना कॉपर का मास आया? 404 मिलीग्राम। उसके लिए यकीनन ये कूलम थोड़ी ना होंगे भाई, इन कूलम से तो ये बन रहा है। हम तो वो जानना चाहते हैं 404 मिलीग्राम जो मास कॉपर का बन रहा है उस पे कितने कूलम्स यूज हुए हैं, हमें वो जानने हैं। क्यों कि वो जान के फिर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, सी की जगह पे उसकी वैल्यू आएगी। कंप्लीट पिक्चर मैंने आपको बता दी, आगे क्या क्या मसले होने वाले हैं, ध्यान लगाइएगा। यहाँ मुझे लगता है एक एग्जाम्पल ही जो है ना घंटे भर की वीडियो ले जाएगी। कहाँ अभी दूसरी एग्जाम्पल भी पड़ी हुई है। C80। थक गए? मुस्कुरा के दिखाइए। वेरी गुड। बैठ, सुने, थके नहीं, अपने आप को थकाए नहीं। ये चीज़ें मेहनत तलब हैं, ये मेहनत मांगती हैं भाई, ठीक है, ये मेहनत मांगती हैं। आप इसके बगैर नहीं चल सकते आगे। लेकिन मुस्कुराते रहें, इससे स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। बहरहाल हमारा टारगेट है कूलम फाइंड आउट करना। अब हम इसका हवाला दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कुछ चीज़ें अभी हमें करनी पड़ेंगी, कुछ कन्वर्जन्स। आगे बढ़ने से पहले ज़रा कुछ कन्वर्जन्स कर लें। आप पहले स्टैंडर्ड यूनिट में लेके आ जाए। आपके पास जो मास ऑफ कॉपर गिवन है ना वो 404, वो मिलीग्राम में है। किस में है? मिलीग्राम में। मिलीग्राम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है मास का, यूनिट तो है, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक नहीं है। तो आपको स्टैंडर्ड यूनिट जो ग्राम है उसमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिलीग्राम, 1 ग्राम जो है वो, यहाँ मैं रफ में कर देता हूँ, 1 ग्राम जो है वो 1000 मिलीग्राम से मिलके बनता है। 1 ग्राम जो है वो 1000 मिलीग्राम से मिलके बनता है। तो आपको क्या करना है? आपको 404 मिलीग्राम को ग्राम में लेके आना है, ठीक है। तो आप छोटे से बड़े की तरफ आ रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे? 404 को डिवाइड करेंगे 1000 के ऊपर। 404 को डिवाइड करेंगे 1000 के ऊपर, तो इसका जवाब आएगा 0.404 ग्राम। कितना जवाब आएगा? 0.404 ग्राम। तो ये ग्राम में लिख लें, 0.404 ग्राम आ गया, ठीक है। एक तो कन्वर्जन ये हो गई। दूसरी कन्वर्जन आपकी टाइम की है। उसने कितना बोला है? 5 घंटे। आपको घंटा जो है, आवर, ये भी टाइम का यूनिट तो है लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। मिनट जो है वो भी टाइम का यूनिट तो है लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट टाइम का सेकंड है। तो आपको टाइम जो है उसने कितना दिया है? टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 आवर। अब यहाँ रफ वर्क कर लेता हूँ। अब 5 आवर को पहले आप क्या करें? मिनट्स में लेके आए। तो 5 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, तो 60। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल में 300 हो जाएगा। 300 मिनट्स के बराबर हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 60, हाँ, ये 300 के बराबर हो गया। 300 मिनट्स के बराबर ये हो गया। आ गए मिनट्स आपके पास, ठीक है। लेकिन मिनट्स थोड़ी ना चाहिए, आपको तो सेकंड्स चाहिए। तो इन मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 300 को फिर 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या जवाब आएगा आपके पास? 18,000, 18,000 सेकंड। 5 घंटे जो है वो 18,000 सेकंड के बराबर हैं। टाइम आपके पास आ गया
18,000 सेकंड, आपको सेकंड में चाहिए, दोनों कन्वर्जन हो गई। ठीक है भाई, अब इनको यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। नाउ इट्स टाइम टू यूज़ यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम इस इक्वेशन के मुताबिक चलते हैं। तो ये क्या कह रही है इक्वेशन? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, याद है ना हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? कूलम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, ताकि हम एम्पेयर फाइंड आउट कर सकें। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इक्वेशन के मुताबिक, यूनिटरी मेथड के 3 स्टेप याद है। 63.5 ग्राम कॉपर पे कितना फेरेडे लग रहा है? 2 फेरेडे, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेरेडे, मतलब 1,93,000, 1,93,000 कूलम। तो 1 ग्राम, स्टेप नंबर 2 आ गया। 1 ग्राम कॉपर के लिए कितना कूलम चाहिए आपको? तो क्या बताया था? फर्स्ट स्टेप पे जो लिखा हुआ उसको दोबारा नीचे लिखे, इसी के नीचे 1,93,000, डिवाइड का निशान लगाइए, ऊपर जो लिखा होगा उसको यहाँ ले आइए, 63.5 डिवाइड कर दीजिए, देखें क्या जवाब आता है। वन 1,93,000 डिवाइड बाय 63.5, ये हो गया 3039। कितना बन गया? 3039.370 कूलम। ठीक है भाई, सेपरेट कर दूं ज़रा इस कन्वर्जन को, बल्कि मिटाई दूं कन्वर्जन, ये डिस्टर्ब कर रही होगी आपको। ठीक है भाई, तो 63.5 ग्राम कॉपर के लिए आपने कितने कूलम का इस्तेमाल किया? 1,93,000 कूलम। 1 ग्राम कॉपर के लिए आपने कितने कूलम का इस्तेमाल किया? 3039, यानी कि 3,039.370 कूलम का इस्तेमाल किया। आपके पास मास कितना है कॉपर का? अब हम इस मौजूदा मास पे जानना चाहते हैं, कितना? अभी जो निकाला 0.404 ग्राम कॉपर, हम इस पे जानना चाहते हैं कि ये जो हमें मास मिला इस पर कितना कूलम यूज़ हुआ। तो अब इसको यूज़ करेंगे। 0.404 ग्राम कॉपर के लिए, याद है तीसरे स्टेप में क्या था? 0.404 ग्राम कॉपर के लिए, तो इसको दोबारा लिखिए, 0.404 मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई का निशान लगाइए। सेकंड नंबर पे जो आपको सेकंड स्टेप पे जो वैल्यू मिली उसको दोबारा लिखिए, 3039.370। क्या जवाब आ रहा है आपके पास? मल्टीप्लाई बाय 0.404, 1227.127 कूलम। ये आ गए आपके पास वो कूलम जिन्होंने, ये क्या इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया आपके पास, चार्ज आ गया, ये वो कूलम है जिन्होंने कौन सा मास बनाया कॉपर का? ये बनाया 0.404 ग्राम, जो कि आपको दिया गया था 404 मिलीग्राम की शक्ल में। ठीक है भाई, तो आपने इस तरह यूनिटरी मेथड की मदद से कूलम तो ढूंढ निकाले। अब टाइम है इस फॉर्मूले को यूज़ करने का। दोबारा लिख देता हूँ, C = 80। कूलम आपके पास कितने? 1227.9 A मल्टीप्लाई बाय 1227.90 इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है सेकंड्स में जो हमने निकाला 18,000। 18,000 को वहाँ से लेके यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में यहाँ के क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा।
सेपरेट कर दूं ज़रा इसको। अब इसको डिवाइड कर दीजिए आप किस पे, 18,000 डिवाइडेड बाय 18,000, 0.06821, 0.0681 आपके पास एम्पेयर पता चल गया। करंट ही पूछा था ना उसने कि भाई साहब ये 404 मिलीग्राम जो कॉपर का मेटल बन रहा है, इसको बनाने में कितना एम्पेयर करंट यूज़ हुआ है। तो ये देखें, अब ये हमने फाइंड आउट कर लिया 0.0682 एम्पेयर। ठीक हो गया भाई, 0.0682 एम्पेयर, ये है वो करंट। अब ये एग्जाम्पल बुक में सॉल्व हुई हुई है। अब वहाँ पर देख लेते हैं वहाँ पर क्या जवाब है। अब आप बुक खोल के बैठे होंगे, रेडी बैठे होंगे, हाँ कमेंट करें भाई सर ये क्या, बुक में ये जवाब तो नहीं है, आपने क्या कर दिया, ये कर दिया। अरे भाई सब्र तो करें, सब्र तो करें। आपकी बुक खोल ली, पेज नंबर 128, यहाँ पर जवाब आ रहा है क्या, 6.80 इंटू 10⁻⁻² एम्पेयर। ठीक है, बुक का जवाब लिख रहा हूँ आपका, पेज नंबर 128 के ऊपर क्या जवाब आया आपका, ये बुक का जवाब यहाँ लिख रहा हूँ, 6.80 इंटू 10⁻² एम्पेयर, -2 एम्पेयर। सर बुक में तो ये जवाब आ रहा है, आपने ये जवाब निकाल दिया, तो भाई ये ऑर्डिनरी नंबर में साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेना। ये पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ ले आइए, 6 और 8 के दरमियान ले आइए, ये हो जाएगा 6.82 इंटू 10⁻², 2 डिजिट क्रॉस किए, लेफ्ट से राइट पे आया तो ये हो गया -2 एम्पेयर। मिलता जुलता हो गया सर। अब आप बोलेंगे सर ये यहाँ 6.80 है, आपके पास 6.82 आ रहा है। भाई इतने माइनर इश्यूज से कोई परेशानी की बात नहीं है, ये बहुत नेग्लिजिबल वेरिएशंस होती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट के बाद 80 मैंने राउंड ऑफ नहीं किया हुआ, बुक में राउंड ऑफ हुआ हुआ है, बस ये है। तो आप ये लिख दें तब भी जवाब सही है, या इसी को याद करके एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। ठीक हो गया भाई। तो इस तरह से हमने एम्पेयर फाइंड आउट कर लिए। टाइम देखूं कितना गुजर गया, लो 47 मिनट्स तो इसी के ऊपर गुजर चुके हैं। अब मैं क्या करूं, एग्जाम्पल 2 भी पड़ी हुई है, तो भाई ये पार्ट 3 के अंदर जो है ना इंशाल्लाह हम बनाएंगे एग्जाम्पल 3 को भी। मेरे ख्याल में ये मेरे हिसाब से कम से कम पार्ट 3 पार्ट 4 तक जाके ये प्रॉब्लम्स निपटेंगी। बड़ी आसान प्रॉब्लम है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, शेयर करें जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।